हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। एक बिजनेसमैन और लैंस की एक मीटिंग में विंग बहुत अनकंफर्टेबल हो चुका था और वो थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहा था। उसके इस बिहेव का रीजन कोई भी समझ नहीं पाया था, पर सब बस कामिंगली ये मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली जब मीटिंग खत्म हुई तब वो इंसान जो लैंस के साथ कोलैब करने आया था उसने कुरैन, सिचान, वांगजी तीनों से हाथ मिलाया और जब उसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था तो विंग उससे हैंडशेक करने के लिए पता नहीं क्यों अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए वांगजी आगे आया था और उसने जैसे तैसे करके सिचुएशन संभाल ली थी। वही विंग जो वांगजी के बाहू में था, क्योंकि उस इंसान को दिखाने के लिए ही वांगजी ने विंग को हक कर लिया था। उस इंसान के जाने के बाद भी विंग का बिहेव थोड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि वांगजी ने जब उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो वांगजी ने ये फील किया कि विंग उसकी बाहों में शिवर कर रहा है और ना वो उससे दूर हो रहा है। वांगजी थोड़ी देर वैसे ही विंग को होल्ड करके खड़ा रहा। कुरैन और सिचान भी विंग और वांगजी की तरफ ही देख रहे थे, खासकर वांगजी की तरफ। उन दोनों के फेस पर क्वेश्चन मार्क था, वही सेम एज वांगजी। वो खुद भी नहीं जानता था कि विंग को हुआ क्या। वो पहले तो ऐसे कभी भी रिएक्ट नहीं करता था, पर अचानक आज उसके ऐसे बिहेव का रीजन वो भी नहीं जानता था। तो वो अपने अंकल और गगो को क्या ही आंसर करता, इसलिए वो भी उन्हें बस लुक दे रहा था। फाइनली कुछ देर बाद जब विंग को अपनी सिचुएशन रियलाइज हुई थी, वो तुरंत ही वांगजी से दूर हो चुका था। विंग जैसे ही वांगजी से दूर हुआ, उन तीनों की नज़र भी विंग खुद पर फील कर सकता था। विंग जो खुद डरा हुआ था और वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अब उसका यहाँ रुकना सही नहीं है। ऑब्वियसली वो ये भूल चुका था कि लैंस बिजनेसमैन है और वो इस बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है? वो कैसे भूल सकता है कि ये बिजनेस वर्ल्ड उसके लिए नहीं है, या शायद होकर भी नहीं है। उसे इस वर्ल्ड में फिर से कदम नहीं रखना चाहिए था। क्या फ़र्क पड़ता है कि आज उसकी आइडेंटिटी हिडन है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आज वो वांगजी का एक नॉर्मल पीए है, पर कभी ना कभी उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, उसका फेस रिवील होगा और उस दिन वो कैसे बचेगा, कैसे बचाएगा अपने बच्चे को? विंग जिसकी माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, वो उन तीनों को अपनी नज़रें उठाकर देख रहा था। तीनों भी उसकी आंखों में डर फील कर सके थे। वांगजी जो विंग से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी विंग उन तीनों को एक नज़र देखता है। वो मुझे कुछ काम करना है। वो युआन, मुझे उससे कुछ काम है। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं जा रहा हूँ। विंग जिसकी आवाज़ में हेजिटेशन और डर था, वो नज़रें चुरा रहा था। पर इससे पहले कि ये तीनों उससे कुछ पूछ पाते, विंग तुरंत ही वहाँ से भागते हुए निकल चुका था। विंग जो बहुत हड़बड़ाया हुआ था, वो इन तीनों के सामने खुद को जैसे तैसे मैनेजेबल बनाकर वहाँ से निकल तो चुका था, पर लिफ्ट में वो खुद को नहीं होल्ड कर पाता। विंग जिसकी आंखों से बहुत बुरी तरीके से आंसू बहने लगे थे, उसका बच्चा, उसे बार बार युवान की मासूम शक्ल याद आ रही थी। पता नहीं क्यों वो बहुत घबराया हुआ था, पूरा स्वेटी हो चुका था। वो जैसे ही एलिवेटर रुका था, डोर ओपन होते ही बाहर की तरफ भागता गया था। उसने ये तक नहीं सोचा कि वांगजी जिसकी कार से, उसके गार्ड से, और वो उसे लैंड मैंशन तक पहुंचा देंगे। विंग सीधा एलिवेटर से निकलते हुए पार्किंग एरिया की तरफ नहीं गया, बल्कि मेन रोड की तरफ भागने लगा था। उसने वहीं से एक टैक्सी ली और सीधा लैंड मैंशन का एड्रेस बताकर वो उसमें बैठ चुका था। विंग जो बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर रहा था और जल्द से जल्द ये रास्ता खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वही लैंस जो तीनों समझ चुके थे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उन्हें विंग से पूछना होगा, इसलिए वो भी तुरंत ही विंग को रोकने के लिए उसके पीछे भागे तो थे, पर विंग बहुत फास्ट था, इसलिए वो तीनों भी उसे रोक नहीं पाए थे। पर ऑब्वियसली वो तीनों जानते थे कि विंग कहाँ जाएगा, वो मैंशन जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका युआन है। यही सोचते हुए वो भी अपनी कार लेकर लैंड मैंशन के लिए निकल चुके थे। विंग जो उनसे पहले लैंड मैंशन में पहुंच चुका था और वो सीधा भागते हुए युआन के तरफ गया था। युआन जिसे उसके ट्यूटर स्टडी करा रहे थे, उसने जैसे ही युआन को देखा, विंग भागते हुए युआन के पास गया और उसे सीधा अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वो ट्यूटर जो खुद विंग को अचानक देखकर डर चुके थे, क्योंकि वो युआन के पास खड़े थे और युआन को वो कुछ पढ़ा रहे थे, और विंग ने अचानक आकर युआन को अपनी तरफ खींचा और उसे उठा लिया, तो वो भी थोड़ा शॉक हो चुके थे अचानक विंग के अपीयरेंस से।
पर ठीक है, वो जानते थे ऑलरेडी कि विंग युआन का फादर है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। विंग, जिसने उन्हें कुछ बोलना सही भी नहीं समझा, वो डरा हुआ ही इतना था कि उसने सीधा युआन को होल्ड किया और वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। विंग जैसे ही रूम में पहुंचा, उसने युआन को बेड पर बिठा दिया और उसके हाथों को होल्ड कर लिया। विंग, जिसे देखकर युआन भी समझ चुका था कि जरूर वो परेशान है, क्योंकि विंग लग ही इतना मैसी रहा था, वो पूरा स्वेटी था, डरा हुआ था, रो रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी हालत देखकर समझ में आता था। विंग, जिसने युआन कुछ पूछे उससे पहले ही युआन के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लिया। बेबी, हमें यहाँ नहीं रहना, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। जो भी चीजें हैं अपनी, उन्हें पैक कर लो और ज्यादा चीजें मत लेना, बस जो नेसेसरी है वही लेना, बाकी चीजें मैं आपको दिला दूंगा बाद में। इतना बोलकर विंग, जो युआन के पास से उठ चुका था और खुद भी अपनी चीजें समेटने लगा था, वही युआन यहाँ से जाना है, ये सुनते ही उसे बहुत बुरा फील हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ रहना चाहता है अपने रिच काका, अपने हैंडसम अंकल और ग्रैंडपा के साथ, और अभी शियान उसे यहाँ से लेके जा रहा है। ये बात युआन को पसंद नहीं आई, तो वो बेड से उठ गया और नीचे उतरकर वो विंग के पास गया, जो इधर से उधर भाग रहा था और चीजों को समेट रहा था। युआन ने विंग के हाथ को पकड़ा तो विंग ने रुककर युआन की तरफ देखा। युआन देख सकता था कि उसका शियान बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, वो बहुत हड़बड़ाया हुआ है, पर वो छोटा बच्चा था, उसे क्या ही समझ में आता, तो वो बस अपने शियान को रोकना चाहता था, इसलिए उसने हाथ पकड़ लिया। विंग ने खुद को रोक दिया और वो युआन की तरफ देखने लगा। मुझे नहीं आना, हम यही रहेंगे। रिच अंकल, हैंडसम अंकल और ग्रैंडपा कितने अच्छे हैं, हम नहीं जाएंगे, मुझे उनके साथ रहना है। विंग, जो खुद पैनिक किए हुए था, वो जब युआन की ये बात सुनता है, वो अपने नीज पर बैठ चुका था। बेबी, अपने शियान की बात सुनो, वैसे भी मैंने कहा था ना कि हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, प्लीज अभी जिद मत करो, जल्दी से चलो, हमें निकलना होगा, प्लीज अपने शियान को अभी तंग मत करो। विंग, जो ये सारी बातें युआन के फेस को होल्ड करते हुए कह रहा था, पर युआन, जिसके आंखों में तुरंत ही आंसू आ चुके थे और वो रोने लगा था। ऑब्वियसली वो वांगजी, सिचन और कुरन से बहुत ज्यादा अटैच हो चुका था और अचानक उन्हें छोड़ के जाने की बात युआन को पसंद नहीं आई थी। वो तुरंत ही विंग के हाथ को अपने फेस से हटा देता है और गुस्से में बोलता है, नहीं, युआन को शियान की बात नहीं सुननी, युआन नहीं जाएगा, युआन को रिच काका के साथ रहना है, हैंडसम अंकल के साथ रहना है, ग्रैंडपा, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। विंग, जो ऑलरेडी पैनिक था, वो जब युआन की ये जिद देखता है, तब वो बिना सोचे समझे युआन पर चिल्ला देता है, शियान ने कहा ना, जाना है तो जाना है, चुपचाप जाके पैकिंग करो, अगर इस बार जिद की ना तो ये ठीक नहीं होगा। युआन, जितना बोला है बस उतना करो, नहीं रह सकते हम यहाँ। अब क्या तुम्हें अपने शियान से वो तीनों ज्यादा प्यारे हो चुके हैं, उनकी वजह से अब तुम अपने शियान की बात नहीं मानोगे। युआन, जिसने पहली बार विंग को ऐसे चिल्लाते हुए देखा था, तो वो डर चुका था, इनफैक्ट वो रोने लगा था। विंग, जो ऑब्वियसली युआन को डराना नहीं चाहता था, पर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने बस चिल्ला दिया। वही युआन, जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, उसने विंग के हाथों को अपने फेस पर से रफली हटा दिया। आप बुरे हो, आपने युआन पर चिल्लाया, आप उसे उसके रिच काका, हैंडसम काका और ग्रैंडपा से अलग कर रहे हो, आप गंदे हो शियान, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, आप युआन को डांटते हो, शियान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो हैंडसम काका से आपकी कंप्लेंट करेगा। विंग समझाना चाहे तो भी युआन को समझा नहीं सकता था, और फिलहाल ना ही ये सिचुएशन थी, इसीलिए वो युआन के दोनों शोल्डर को ग्रैब करता है और उसकी तरफ थोड़े गुस्से से देखते हुए फिर से चिल्ला देता है, रोना बंद करो युआन, जिद नहीं बोला मैंने, क्यों अपने शियान की बात नहीं मान रहे, हम यहाँ नहीं रह सकते बेबी, हमें जाना होगा, समझो मेरी बात, अगर हम आज यहाँ रुक गए तो फ्यूचर में आपका शियान आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो मार देगा, हम दोनों को अलग कर देगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शियान और तुम फिर से अलग हो जाओ? प्लीज बेबी, बात समझो, क्या तुम फिर से अपने शियान को वैसे ही मार खाते देखना चाहते हो? क्या तुम फिर से अपने शियान को हर्ट होता देखना चाहते हो? युआन जैसे ही ये बात सुनता है, वो तुरंत डर चुका था, वो तुरंत विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, नहीं, इस बार शियान हर्ट नहीं होगा, मुझे कोई हर्ट नहीं करेगा, तो बात मानो मेरी, प्लीज
चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये बहुत डेंजरस होगा। प्लीज बेबी, तुम्हारा शियान अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी से फाइट कर पाए। नहीं हूँ मैं इतना स्ट्रांग कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ। कुछ नहीं है बेबी मेरे हाथ में, कुछ नहीं है मेरे पास। बस तुम आखिरी हो, सबको खो चुका हूँ, बस तुम बचे हो। तुम्हें नहीं खोना चाहता। प्लीज बेबी, जिद मत करो, चलो मेरे साथ। विंग, जो युवान को हक कर चुका था और बहुत जोर से खुद रोने लगा था, वही युवान भी रोने लगा था। हम हैंडसम गोगो को बता देते हैं ना, वो उन्होंने कहा था मुझसे कि वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको कभी हर्ट नहीं होने देंगे। उन्हें हम गंदी डैडी के बारे में बता देंगे तो हो सकता है ना कि वो हमें बचा ले। वो तीनों भी बहुत अच्छे हैं, शियान का भी और युवान का भी कितना ख्याल रखते हैं। प्लीज शियान, यही रुको ना, हम उन्हें बता देंगे कि गंदी डैडी कैसे है। जैसे ही विंग ने ये बात सुनी थी, उसने तुरंत युवान को खुद से दूर किया। उसने युवान की आईज को क्लीन किया और कहा, नहीं बेबी, ऐसा कभी मत सोचना। आप उन्हें कुछ नहीं बता सकते। आपके गंदे डैडी वो बहुत डेंजरस है। क्या आप चाहते हो कि जैसे उन्होंने शियान को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, वैसे ही वो आपके रिच अंकल, हैंडसम अंकल और ग्रैंडपा को भी हर्ट करे? ये सुनते ही युवान अपने हेड को ना में शेक करता है। इसीलिए किसी को कुछ मत बताना। वो लोग बहुत अच्छे हैं बेबी, और हम उन्हें डेंजर में नहीं डाल सकते। हम तीनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। विंग की बात खत्म होने से पहले ही वांग जी, जिसकी वॉइस पीछे से आ चुकी थी, तुरंत ही विंग और युवान का ध्यान वांग जी, सिचन और कुरैन की तरफ गया, जो उसी रूम में एंटर हो रहे थे। विंग ने जैसे ही उन तीनों को देखा, वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने युवान को अपने पास किया और खुद को संभाला। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और वांग जी की तरफ देखा। अर्ग, वो एक्चुअली बहुत वक्त हो चुका है ना, और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ठीक होने पर यहाँ से निकल जाऊंगा, तो अब मैं ठीक हूँ। बस इसलिए मैं खुद की और युवान की पैकिंग कर रहा था। वैसे भी अब युवान भी यहाँ नहीं रहना चाहता और मैं भी अब अपने घर जाना चाहता हूँ। हम और तो यहाँ नहीं रह सकते ना, मेरा भी घर है, तो मुझे वहाँ भी जाना होगा। एक्चुअली मेरी फैमिली वो मेरा इंतज़ार कर रही है ना, उनका कॉल आया था मुझे, तो मुझे निकलना है। वो लोग युवान को भी मिस कर रहे हैं। इतना बोलकर विंग ने युवान की तरफ देखा और कहा, बेबी बताओ, आपकी मॉम का कॉल आया था ना, वो मिस कर रही है ना आपको? युवान, जिसने ऑब्वियसली विंग की बात सुनी थी, तो वो बस नोट कर देता है, पर उसकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर पहले तक तुम अनाथ थे और अब अचानक तुम्हारी फैमिली आ गई। युवान की कोई मॉम नहीं थी तो उसकी मॉम उसे मिस कैसे करेगी? तुम्हारा मोबाइल मीटिंग हॉल में ही छूट चुका था, तो तुम्हारे पास किस मोबाइल पर कॉल आई? वांग जी, जिसके हाथ में विंग का मोबाइल था और वो उसी मोबाइल को विंग को शो कर रहा था। विंग, जो वांग जी के सवाल सुनकर डर रहा था, उसे निकलना तो होगा, पर इन लोगों को भी वो ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता और ना ही इन लोगों को वो मुसीबत में डाल सकता है, इसीलिए तो वो भाग रहा है। पर इन लोगों को जवाब क्या दे? ऑब्वियसली विंग कैसे भूल सकता है कि उसने फर्स्ट डे ही कहा था कि वो ऑर्फन है। युवान के मदर के बारे में आज तक जिक्र हुआ ही नहीं, तो उसकी कौन सी मॉम उसका इंतजार कर रही है, इसका जवाब वांग जी चाहेगा। युवान, बेबी इधर आओ। वांग जी, जिसने विंग से नजरें हटाकर युवान की तरफ देखा था और उसे अपने पास बुलाया था। विंग, जिसने तुरंत ही युवान का हाथ होल्ड कर लिया था और वांग जी की तरफ वो देख रहा था सस्पिशियसली। वांग जी ने जब देखा कि विंग युवान को रोक रहा है, वो आगे बढ़ा। उसने विंग के हाथ से युवान का हाथ छुड़ाया और उसे अपने करीब किया, उसे होल्ड करते हुए पहले तो उसे हग किया। बेबी डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हैंडसम गगर, रिच गगर और ग्रैंडपा जब तक तुम दोनों के साथ है, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जा रहे। एक काम करो, बाहर जाओ और खेलो। तब तक आपके हैंडसम गगर को आपके शियान से थोड़ी बातें करनी है। वो बातें कंप्लीट होते ही हम आपको बुला लेंगे। युवान, जिसने जैसे ही वांग जी की ये बात सुनी, उसने पीछे मुड़कर विंग की तरफ देखा, जो खुद युवान को ना का इशारा कर रहा था। वांग जी ने तुरंत युवान के फेस को अपनी तरफ किया और कहा, बेबी अपने हैंडसम गगर पर यकीन है ना? जाओ, कहीं नहीं जाना किसी को, और रोना मत, डरो मत।
तुम्हारे हैंडसम गगन ने वादा किया है ना कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो उस वादे पर यकीन करो। जाओ बाहर खेलो। वांग जी, जिसने युवान का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेके गया, एक मेट के हवाले युवान को करने के बाद वांग जी अंदर आया और उसने रूम के डोर को लॉक कर दिया। ऑलरेडी सिचान और कुरैन वही थे, वही विंग अपना हेड डाउन करके खड़ा था। वांग जी रूम लॉक करके विंग के सामने आया। इतने वियर्ड बिहेव का रीजन जान सकता हूँ? और ये क्या पागलपन है? कहाँ जा रहे थे तुम? वो अर्ग, मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। क्यों जाना है? अचानक तुम्हें आज घर जाने की इतनी जल्दी क्यों मची है? बिना इन्फॉर्म किए ऐसे ही भागते हुए ऑफिस से निकले और घर आते ही पैकिंग करने लगे। क्या हुआ है? कुछ नहीं अर्ग, बस घर की याद उस इंसान को देखते ही तुम्हें घर की याद आ गई? विंग, जिसकी लाइन कंप्लीट भी नहीं हुई थी और वांग जी ने काउंटर क्वेश्चन किया था, और उस क्वेश्चन को सुनकर कहीं ना कहीं विंग, जिसकी नजरें जो अब तक फ्लोर की तरफ थी, वो उठकर वांग जी की तरफ आ चुकी थी, जो बिल्कुल स्टिफ नजर आ रहा था। कौन है वो इंसान? इतना डरे क्यों तुम उसे देखकर? क्या वो वही इंसान है जिसने तुम्हें और युवान को हर्ट किया? जैसे ही विंग ने ये सवाल सुना था, उसने वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखा। क्या मुझे हर्ट किया? नहीं अर्का, मुझे कोई क्यों हर्ट करेगा? तुम्हारी वो सारी चोटें, क्या वो उसी इंसान की देन है? वो चोटें नहीं अर्का, वो एक्सीडेंट, उसकी वजह से वो चोटें थी। आपको गलत फहमी हुई है। विंग, जो बहुत हेजिटेट कर रहा था, इनफैक्ट वो झूठ बोल रहा था, तो अपनी नजरें वांग जी से चुरा रहा था। सिचान और कुरैन शांति से वांग जी के साइड में खड़े थे और वो विंग को देख रहे थे। मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि वो चोटें एक्सीडेंट से नहीं, टॉर्चर से लगी है। किसी ने तुम्हें हिट किया, सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश की। क्लियरली मेंशन है ये सारी बातें उस रिपोर्ट में। क्या मैं लाऊं उसे? और किससे भाग रहे हो और किससे हमें बचाना चाहते हो, जिस वजह से यहाँ से भागना चाहते हो? विंग, जो ये सारे बातें सुनकर बिल्कुल शांत था और वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग, आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा, पर अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें सच बता देना चाहिए? कब तक ऐसे ही हाइड करोगे खुद को? कब तक ये मास्क पहन के रखोगे? कभी तो सच, इस फेस का मास्क हटेगा ना। जब ये फेस रिवील होगा तब ऑब्वियसली वो इंसान भी तुम तक पहुंचेगा, इसलिए सच बता दो। सिचान, जिनकी वॉइस में कंसर्न था और लॉजिक भी था, ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। विंग, हम लैंड से चाइना की सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली, हमें कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो हमारे बारे में सोचना बंद करो, खुद के बारे में सोचो, युवान के बारे में सोचो। तुम और झूठ नहीं बोल सकते और ना ही तुम और हमसे चीज़ें छुपा सकते हो। हो सकता है अगर तुम हम लोगों को सच बता दोगे तो हम तुम्हारी हेल्प कर पाए। तुम आज यहाँ से भाग जाओगे, पर कब तक भागोगे? लैंड मेंशन में तो भी तुम सेफ हो और उस इंसान से दूर हो, पर जब दुनिया में बाहर कदम रखोगे तभी से तुम पर और युवान पर खतरा मंडराना स्टार्ट हो जाएगा। कब तुम्हें कहाँ से कौन देख ले और वो जाकर उस इंसान को बता देगा, तो क्या वो जो कोई भी है उससे तुम बच पाओगे, युवान को बचा पाओगे? यहाँ तो भी तुम सेफ हो, और अगर तुम हम सब को सब कुछ सच बता दोगे तो हो सकता है हम तुम्हारी हेल्प कर दे। विंग, जो कुरैन की ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उनसे अग्री भी करता था। ऑब्वियसली अगर वो इन्हें सच बता देगा तो हो सकता है 1% ही क्यों ना वो इस मैटर में कुछ कर पाए, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर इन लोगों को सच पता चल गया और इन्होंने ही कोई ट्रिक की तो, अगर इन्होंने खुद उस इंसान से डर कर विंग को उनके हैंड ओवर कर दिया तो वो इंसान विंग को नोच खाएगा और युवान उसे तो वो जान से तुरंत ही मार देगा। क्या ट्रस्ट करना चाहिए, पर क्या ट्रस्ट करना इतना आसान भी है? पर ये लोग तो उसका बहुत दिनों से ख्याल रख रहे हैं। उनसे अब तक विंग को और युवान को कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट वांग जी की आंखों में उसके खुद के लिए हमेशा ही उसने केयर देखी है, तो क्या उसे बता देना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा था विंग को क्या करना चाहिए उसे।
क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी है? क्या वो इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में फेस कर पाएगा? क्या वो है इतना कैपेबल कि अगर फ्यूचर में इनकी वजह से फिर से वो और युवान मुश्किल में पड़ गए तो वो ना खुद को सही पर एटलीस्ट युवान को तो भी बचा पा सकता है? विंग जो अभी भी इस थिंकिंग में था वही वांगजी, सिचेन और कुरैन तीनों भी विंग के एक्सप्रेशंस समझ रहे थे। टेंशन में था, परेशान था विंग। क्या करना चाहिए उसे इस डिलेमा में? जब वो था ही तब उसे वांगजी की आवाज़ होश में लाई थी। हम दोनों के पास भी एक ही रास्ता है, स्पेशली तुम्हारे पास। हम तीनों को भी सब सच सच बता दो, नहीं तो मैं सच अपनी तरीके से पता करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ना युवान तुम्हें, और आज तुम ऑफिस में उस इंसान को देखकर डरे हो और शायद उसी की वजह से ये कदम भी उठा रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम तो मुझे सच बताने से रहे, तो मैं युवान की और तुम्हारी पिक लेकर उस इंसान के पास जाता हूँ और उसी से सच जान लेता हूँ। या फिर पिक की ज़रूरत भी क्या है, मैं युवान को ही उसके पास। वांगजी अपना वर्ड कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, तभी विंग भागते हुए वांगजी के पास आया था और सीधा वांगजी के सामने नीज पर बैठ चुका था। प्लीज अर्घा, ऐसा मत करना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, युवान को उसके पास मत लेके जाना। जो बोलोगे मैं वो करूँगा, प्लीज युवान को नहीं, वो बहुत खतरनाक है, वो मेरे युवान को मार देगा। वांगजी ने जैसे ही विंग का ये मूव देखा था वो 2 कदम पीछे हट चुका था, क्योंकि वो तो बस विंग को डराना चाहता था, पर विंग इतना ज़्यादा डर जाएगा ये वांगजी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट वांगजी आज विंग के दिल का हाल समझ ही नहीं पा रहा था। विंग बहुत डरा हुआ था यार, छोटा था वो, अभी भी 18 साल का था। जिंदगी की इतनी मुश्किलें उसने बहुत कम फेज में देखी थी, जिस वजह से वो हर चीज़ से डरने लगा था, खासकर उस इंसान से। वांगजी जो खुद विंग की ऐसी हालत देखकर थोड़ा खुद की ही बातों पर रिग्रेट फील कर रहा था, वो तुरंत अपनी नीज पर नीचे बैठ चुका था। वही सिचेन और कुरैन भी विंग के पास आकर उसके पास बैठ चुके थे। उन तीनों ने जैसे एक तरीके से उसे कवर कर लिया हो। विंग डरो मत। वांगजी पागल हो चुके हो क्या, क्यों उसे डरा रहे हो? कुरैन जो विंग को ऐसी हालत में देखकर खुद ही वांगजी पर गुस्सा हो चुके थे। विंग कोई कहीं नहीं जाएगा, वांगजी ऐसा कुछ नहीं करेगा, डरो मत, प्लीज खुद को संभालो। सिचेन जो खुद भी विंग को संभालना चाहते थे। विंग क्यों डर रहे हो? लान वांगजी है तुम्हारे सामने, लान कुरैन है, लान सिचेन है, हम तीनों चाइना के बिगेस्ट बिजनेस टाइकून हैं, हमारे हाथ में पावर्स है, हमें कोई हार्म नहीं करेगा और तुम हमारे साथ हो तो हम तुम्हें भी हार्म नहीं होने देंगे। आखिर क्यों डर रहे हो इतना, बताओ हमें। इतने दिन से तुम हमारे साथ हो, क्या एक भी पल हमने तुम्हें हर्ट किया है? युवान, उसे मैं अपने बच्चे की तरह संभाल रहा हूँ, क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? एक बार अपनी प्रॉब्लम बताओ तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। युवान ने ऑलरेडी हमें बता दिया है विंग। ये सुनते ही विंग जो अपनी नजरें ऊपर करके वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए विंग के दोनों हाथों को होल्ड करके बोलता है, युवान ने हमें बता दिया है कि कोई तुम्हें टॉर्चर करता है और तुम उसे लेकर वहाँ से भागे थे। ये बात आज तक हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल ना फील हो। तुम्हें किसी भी तरह से डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि तुम हमें सच बता दो। वो घाव एक्सीडेंट के नहीं है विंग, बेवकूफ़ नहीं है हम। तुम क्यों मुझे नहीं समझ रहे? देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और युवान को किसी भी तरीके से हर्ट कर सकता हूँ? इनफैक्ट दर्द होता है विंग, बहुत दर्द होता है जब तुम्हें दर्द में देखता हूँ, रोते हुए देखता हूँ। क्यों नहीं समझ रहे तुम, क्यों नहीं बताना चाहते मुझे? एक बार यकीन तो करो विंग, प्लीज विंग, मत छुपाओ, सच बोल दो। तुम्हारा अर्क हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं युवान को भी। प्लीज विंग बताओ, क्या रिलेशन है तुम्हारा युवान का, और क्यों तुम उस इंसान को देखकर इतना डरे हो? आखिर कौन लगता है वो इंसान युवान का, क्या रिश्ता है उसका? तुम हस्बैंड? वांगजी जिसने अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की थी और उसे जवाब मिल चुका था। विंग जिसने अपनी नजरें उठाकर अब जाकर कहीं वांगजी की तरफ देखा, हस्बैंड
हम दोनों हस्बैंड से और युवान उसका बेटा है। ये सुनते ही वांग जी, जिसकी पकड़ विंग के हाथ पर से लूज हो चुकी थी, वही सिचैन और कुरैन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे और दूसरी नज़र उन्होंने कुछ ही देर बाद वांग जी पर डाली थी, जिसकी आंखों में आंसू की एक हल्की सी परत आ चुकी थी। विंग, जिसने वांग जी की तरफ देखा और एक ब्रोकन स्माइल की। मेरा नाम विंग नहीं है, मेरा नाम जियांग वुशियान है। ये नाम सुनते ही अब कुरैन, सिचैन और वांग जी भी पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। तुम जियांग्स के? मैं जियांग्स का सेकंड सन हूँ, जियांग फैंगमियान और मैडम यू का सबसे छोटा बेटा। विंग, जिसने कुरैन की बात को कंप्लीट किया था, पर वो तो अब्रॉड में रहता था ना? एक मिनट, वो तो मर चुका था। मैं मर चुका हूँ। हाँ, दुनिया की नज़र में मैं मर चुका हूँ, बट इन रियलिटी मैं जिंदा हूँ। तो क्या जियांग फैमिली भी? नहीं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे शिजे, वो तीनों मर चुके हैं। विंग, क्लियर बताओ, आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? सिचैन, जिसकी तरफ विंग ने एक स्माइल के साथ देखा। 10 साल का था मैं जब अब्रॉड चला गया, वही रहने लगा और वही एजुकेशन ली। 10 साल का विंग अपनी फैमिली छोड़कर अब्रॉड में आ चुका था एजुकेशन के लिए। बहुत छोटा था वो, पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अपनी उम्र से बड़े बच्चों के सवाल वो बहुत चुटकी में सॉल्व कर लेता था। वो इतना ज़्यादा होशियार था कि उसे कोई भी बात एक बार बता दी जाए तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती थी। इसी बात को देखते हुए और भी अच्छी तरीके से उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, इसीलिए जियांग फैमिली ने उसे 10 साल की उम्र में एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया। जियांग फैमिली चाइना की एक हेल्दी और वेल्दी फैमिली। जियांग फैंगमियान, मैडम यू और उनके 2 बच्चे। फर्स्ट जियांग यानली, जो विंग से लगभग 6 साल बड़ी थी, और उसके बाद सेकंड सन वी वुशियान, नहीं जियांग वुशियान। अपनी फैमिली के साथ 10 साल तक उसने एक हैप्पी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद एजुकेशन के लिए वो बाहर चला गया। जब वो अब्रॉड गया तब उसकी सिस्टर 16 इयर्स की थी। विंग, जो अपने मदर, फादर और शिजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब्रॉड जाने के बाद जियांग फैंगमियान ने उसका सारा इंतज़ाम वहाँ कर दिया था। विंग वहाँ हॉस्टल में रहता था और अपने मदर फादर का बहुत ज़्यादा लाडला भी था। उसकी शिजे भी उससे बहुत प्यार करती थी। सब ठीक चल रहा था। जियांग फैंगमियान, मैडम यू और जियांग यानली कभी कभी विंग से मिलने अब्रॉड आते, पर विंग उसके बाद कभी भी चाइना नहीं आया। अगर उन्हें मिलना होता तो यही लोग उससे मिलने जाते। विंग, जो वहाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था, इनफैक्ट लगभग जब वो 12 साल का था तभी से बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा था। ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। तो जियांग फैंगमियान, जो एक रिच बिजनेसमैन थे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनकी हेल्प विंग भी करने लगा। और जियांग फैंगमियान, जो अपने बच्चे के एबिलिटी के बारे में जानते थे और वो अपने बच्चे को और भी ज़्यादा शार्प माइंडेड बनाना चाहते थे, इसीलिए वो भी अपने बिजनेस में विंग को इंक्लूड होने देने लगे। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया, लगभग 4 साल। मतलब अब विंग 14 इयर्स का था, वही यानली 20 इयर्स की। विंग, जो अच्छी तरीके से अपनी फील्ड में वर्क कर रहा था और उसे पता चला कि उसकी सिस्टर की मैरिज फिक्स हो चुकी है। विंग बहुत खुश था उसके शिजे के लिए, क्योंकि उसके शिजे ने उसे बताया था कि जिस इंसान से उससे उसकी शादी हो रही है, भले ही ये एक अरेंज मैरिज है, पर यानली उस इंसान से वन साइडेड लव करती है। तो यानली के लिए तो ये लव मैरिज ही हुई। जिन्स, जो चाइना की अनदर बिजनेस फैमिली थी, उसी के इकलौते बेटे जिन जूशुआन से जिन ग्वांगशान और मैडम जिन, जो जिन कॉरपोरेशन के ओनर थे, ये वेडिंग फिक्स की थी, क्योंकि मैडम जिन और मैडम यू, मतलब विंग की मदर, अच्छे दोस्त थे और ये एक बिजनेस मैरिज के साथ साथ दोस्ती को हमेशा रखने के लिए की गई थी। विंग, जो अपनी शिजे के मैरिज के लिए आना तो चाहता था, पर वो आ नहीं पाया था क्योंकि रिसेंटली ही उसके एग्जाम्स थे, तो वो अपने शिजे की वेडिंग अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद 2 साल और विंग अब्रॉड में ही रहा। अब लगभग वो 16 साल का हो चुका था। विंग, जो नॉर्मली अपना वर्क
और रूटीन फॉलो कर रहा था, तभी एक दिन उसे एक कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से 360 डिग्री टर्न कर दिया। एक ही दिन में विंग की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी मॉम, उसके डैड और उसकी शीजे तीनों भी एक एक्सीडेंट में ऑन दी स्पॉट डेथ हो चुके थे। विंग को जैसे ही ये खबर मिली, विंग सब कुछ छोड़ते भागते हुए वापस अपनी कंट्री आया, पर उसे आने में लेट हो चुका था क्योंकि जब तक वो अपनी कंट्री वापस आया तब तक उसकी पूरी फैमिली का फ्यूनरल हो चुका था और ये यानली के हस्बैंड जिन जूशवान ने किया था। विंग जो अपनी फैमिली को लास्ट टाइम देख तक नहीं पाया, पर विंग को फिर से अपनी शीजे मिली, मतलब उनका अंश युआन जिसका रियल नाम जिन जिंगलिंग है। जिन जीशुआन और जिन यानली का इकलौता बेटा जो शादी के 1 साल बाद यानली को हुआ था। विंग भी अपने नेफ्यू से फर्स्ट टाइम मिल रहा था क्योंकि उसने आज तक जिंगलिंग को सिर्फ फोटोज में या वीडियो कॉल्स में ही देखा था, पर आज फर्स्ट टाइम उसके सामने उसका नेफ्यू था जो अपने मदर के ना होते हुए पूरी तरीके से रो रहा था जिन जुशवान के हाथों में। विंग उसके पास गया और उसने जिंगलिंग को अपने पास लिया। विंग उस दिन बहुत रोया अपनी फैमिली के लिए। जिन जिशुआन जो खुद भी बहुत टूटा हुआ था और वो भी बहुत रो रहा था। विंग जिसने उसे संभाला क्योंकि जिन जिशुआन जिसने करीबन 6 मंथ पहले ही अपने मदर फादर को ऐसे ही एक एक्सीडेंट में खो दिया था और अब वो फाइनली अपनी वाइफ को भी खो चुका था इस दुनिया में। अब उसके और जिन जिंगलिंग के अलावा कोई नहीं बचा था। वही विंग भी बिल्कुल अकेला हो चुका था। विंग जिसे पता था कि जिन जिशुआन बहुत अच्छा इंसान है, वो उसकी शीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये बात आज उसने देख भी ली थी। उसने देखा था जिन जिशुआन को बुरी तरीके से रोते हुए, तो उसने पहले खुद को संभाला और बाद में जिन जिशुआन को ये बोलकर कि अब उसे जिंगलिंग का ख्याल रखना है और उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। जिशुआन उस दिन विंग को भी हक करके बहुत रोया और विंग बस उसे कंसोल कर रहा था। उसके बाद सारे लास्ट रिचुअल खत्म करके विंग और जिशुआन दोनों भी अपने अपने घर वापस चले गए। मतलब जिशुआन जिंगलिंग को लेकर जिन मैंशन, वही विंग जियांग मैंशन में पैर रखते ही उसे वो खालीपन महसूस हो चुका था। उसकी वो पुरानी यादें जो उसे याद आ रही थी। अपने मदर फादर के रूम में जाकर उस रात विंग बहुत रोया, बहुत मिस कर रहा था वो सबको। ऑब्वियसली 14 साल का बच्चा था, वो खुद को कैसे संभाल पाता। ऐसे ही अब विंग ही वहाँ रहकर जियांग बिजनेस संभालने लगा। ऑब्वियसली उसके फादर ने जब वो 12 साल का था तब से उसे बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया था और विंग को जियांग बिजनेस का बहुत कुछ पता था, तो वो जियांग बिजनेस हैंडल करने लगा। ऐसे ही करीबन 2 से 3 मंथ्स गुजर गए। विंग सब कुछ ठीक से हैंडल कर रहा था। वही जिंगलिंग भी अपने पापा के साथ रहता था। विंग जिंगलिंग को मिलने भी टाइम टू टाइम जाता था, वो उसे विजिट करता था। विंग जिसका आज बर्थडे था और वो अपनी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली हर बर्थडे को उससे मिलने आया करती थी, पर आज वो यहाँ होते हुए भी उसकी फैमिली उसके पास नहीं थी। वो पहले इनसे दूर था, फिर भी अपने बर्थडे के दिन ये सब लोग उसके साथ रहते थे, पर आज वो यहाँ था और यहाँ उसकी फैमिली ही नहीं थी। उसकी कमी उसे खल रही थी। विंग जो अपनी शीजे को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था, अपने मदर फादर को बहुत बुरी तरीके से याद कर रहा था, वो अपनी शीजे की रूम में गया और वहाँ उनकी चीज़ों को देखने लगा। ऑब्वियसली आज भी विंग ने अपने मदर फादर का अपनी शीजे का रूम वैसे ही रखा हुआ था। विंग जब उन सारी चीज़ों को देख रहा था, उसे अपनी बहन की यादें आ रही थी। टॉयज, क्लोथ्स, हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो उसकी शीजे ने उसके लिए की थी या वो खुद के लिए रखती थी, उसे हर एक चीज़ में अपनी शीजे नजर आ रही थी। ऐसे ही एक ड्रॉवर जब विंग ने ओपन किया तब उसे एक डायरी मिली। ऑब्वियसली उस डायरी में उसके शीजे के बारे में लिखा हुआ था। उसे आदत थी डायरी राइट करने की। विंग ने उस डायरी को ओपन किया और उसमें उन दोनों की बचपन की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। साथ ही उस डायरी में उस वक्त की सारी बातें लिखी हुई थी जब तक विंग अब्रॉड शिफ्ट नहीं हुआ था। उसके बाद एक और डायरी जिसमें बाकी चीज़ें लिखी हुई थी और थर्ड डायरी विंग ने ओपन की जो उसकी शीजे ने तब लिखी थी जब उसकी शादी फिक्स हुई। ऑब्वियसली विंग जानता था कि उस डायरी में शीजे की बहुत सारी अच्छी यादें होगी और विंग ने उन सारी यादों को
उस वक्त पढ़ा। कितनी खुश थी उसकी बहन शादी करते वक्त, कितना प्यार करती थी वो जिन जिशुआन से। उसने सब कुछ लिखा हुआ था और विंग वो सब कुछ पढ़ के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था उन सारी चीज़ों को, जैसे वो अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर रहा हो। फोर्थ डायरी जो उसने ओपन की और वो शादी के बाद की थी, जब वो जिन मैंशन में एंट्री कर रही थी। उसके बाद से विंग ने वो डायरी पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे ही विंग ने वो डायरी ख़त्म की थी, वो उस रूम में रुक नहीं पाया। भागते हुए वो जिन मैंशन गया था और वहाँ जिंगलिंग को देखना चाहता था डेस्परेटली अपने सामने। जैसे ही वो जिन मैंशन गया रात को, तो वहाँ उसने जिन जोशवान का एक न्यू लुक देखा जो बिल्कुल उस डायरी से सिमिलर था। जिन जोशवान नाटक कर रहा था आज तक। यानली की शादी उसकी तरफ से तो लव मैरिज थी, पर जिन जोशवान को इस शादी के लिए फोर्स किया गया था उसके मदर फादर थ्रू। मजबूरी में उसने यानली से शादी की और इनफैक्ट वेडिंग नाइट को ही उसने यानली को फोर्स किया। वो ये शादी नहीं करना चाहता था और उस शादी का सारा फ्रस्ट्रेशन उसने यानली पर उतारा। बहुत बुरी तरीके से उसका एक तरीके से रेप किया। जिन यानली, जिसे लगा कि ठीक है ये सब कुछ होता है कपल के बीच में, तो वो चुप रह गई ये सोचकर कि हो सकता है जिन जोशवान को ये सब अग्रेसिवली पसंद हो या जो कुछ भी हो। पर नेक्स्ट डे से ही जिन जोशवान का एक न्यू लुक। उसे पता चला कि जिन जोशवान की एक गर्लफ्रेंड है, जिसे जिन जोशवान ने बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट वो यानली के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड को उससे इंट्रोड्यूस कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड को बता रहा था कि ये उसकी वाइफ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी यानली को मॉक कर रही थी, उसे बोल रही थी कि चाहे वो कितने भी एफर्ट्स कर ले पर जिशवान कभी भी उसका नहीं होगा। उसके बाद से ही यानली की लाइफ हेल हो गई। यानली जो ऑब्वियसली जानती थी कि दोनों फैमिली वेल रेपुटेटेड है, इसलिए वो चुपचाप जिन जिशवान का सारा टॉर्चर सहने लगी। पर इस बारे में उसने कभी भी जिन गुआंगशान और मैडम जिन को नहीं बताया, मतलब उसके इन लॉज को, क्योंकि उसके इन लॉज उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिन गुआंगशान बिल्कुल यानली को अपनी बेटी की तरह रखते थे और मैडम जिन भी यानली से बहुत प्यार करती थी, तो वो जिन जोशवान का ये सारा टॉर्चर सह लेती थी। पर शादी के 6 मंथ बाद जिन गुआंगशान को भी अपने बेटे की हरकतें पता चली, जब उसने खुद एक बार यानली पर हाथ उठाते हुए जिन जिशवान को देख लिया। जिन गुआंगशान ने उस दिन जिन जोशवान को बहुत कुछ सुनाया, बहुत डांटा भी। इनफैक्ट उन्होंने जिन जोशवान पर हाथ भी उठाया। पर जिन जिशवान, जिसने ये सोचा कि ये सब कुछ उसके फादर ने यानली के थ्रू जाना, मतलब यानली ने उन्हें बताया, उसकी नफरत यानली के लिए और बढ़ गई और वो यानली को और भी हार्डली टॉर्चर करने लगा। पर ये अब वो थोड़ा संभल के करता था ताकि उसके फादर को पता न चले। यानली जो चुपचाप ये सब कुछ सह रही थी। फाइनली 1 साल बाद शादी का जब कंप्लीट हुआ तो यानली को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात उसने सबको बताई। उसे लगा था कि अब तो भी जिन जिशवान सुधर जाएगा। इनफैक्ट ये बात उसने विंग को भी बताई और वो भी अपने नेफ्यू के आने से बहुत ज़्यादा खुश था। 1 साल बाद यानली ने एक बेबी को बर्थ दिया। सब बेबी के आने से बहुत खुश थे। इनफैक्ट जिन जिशवान भी जब से यानली प्रेग्नेंट है ये बात पता चली थी तो उससे थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करने लगा था। उसे एटलीस्ट मारना तो भी बंद कर लिया था। इस बात से यानली को लगा कि बेबी के आने के बाद सब कुछ ठीक हो ही रहा है। पर एक दिन उसे एक बहुत बड़ा सच पता चला और वो दिन था मैडम जिन और जिन गुआंगशान के एक्सीडेंट वाला, जिस दिन उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी। जिन गुआंगशान ने खुद और उनकी वाइफ जब बाहर जा रहे थे तब उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं बल्कि जिन जोशवान था। एक्चुअली जिन जोशवान कभी सुधरा ही नहीं था। वो बस अपने मदर फादर के फोर्स में आकर यानली से अच्छा बिहेव कर रहा था, क्योंकि जिन गुआंगशान ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो यानली का ख्याल नहीं रखेगा तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और धक्के मारकर उसे जिन मेंशन से बाहर फेंक दिया जाएगा और ये पूरी प्रॉपर्टी अब यानली और उसके बच्चे के नाम पर वो दोनों कर देंगे। और इसी बात के डर में आकर जिन जोशवान ने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया था। यानली जो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी, वो उस दिन तो जिन जोशवान के सामने चुप रह गई, पर यह बात उसके दिमाग से निकली नहीं। क्या करे वो?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ में बेबी था छोटा सा, जो अभी फिलहाल 1 साल का भी पूरा नहीं था। वही जिन जोशुआन, जिसे पता चल चुका था कि यानली उसका सच जानती है, तो वो अब यानली को कैद करके रखता था ताकि वो सच किसी को बता ना पाए। वही यानली अपने बच्चे के चलते जिसवान की सारी ज्यादती सह रही थी। इनफैक्ट यानली 6 मंथ से अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिली थी। तो एक दिन मैडम यू और जियांग फेंगमियान यानली से मिलने आई, ये पूछने के लिए कि वो उनके घर आ क्यों नहीं रही, हर बार बहाने क्यों बना रही है, उन्हें उनके नेफ्यू के साथ खेलना भी तो है। पर उस दिन जिन जोशुआन का उन्होंने भी रियल फेस देख लिया, क्योंकि जब वो जिन मैंशन पहुंचे तब जिन जोशुआन यानली को हिट कर रहा था। फेंगमियान, जो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, वो जिन जोशुआन को अपनी बेटी से अलग करके यानली को अपने साथ उस दिन जियांग मैंशन लाने के लिए जिन मैंशन से निकल चुके थे। यानली, जिसका हाथ खींचते हुए मैडम यू और फेंगमियान ने बाहर लाया था। इनफैक्ट जिन जिशवान को उन्होंने धमकी दी थी कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। तब यानली का बच्चा मतलब जिंगलिंग रूम में था और उस वक्त मैडम यू और फेंगमियान इतने गुस्से में थे कि उन्हें बच्चे का ख्याल ही नहीं रहा। वो तीनों भी सीधा जिन मैंशन से निकल चुके थे। फेंगमियान और मैडम यू जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, वही यानली बहुत बुरी तरीके से रो रही थी क्योंकि जिन जिशवान ने उसे मारा था। जिन जिशवान ने उसी वक्त उनका भी एक्सीडेंट कर दिया और उन्हें भी मार डाला। ये बात विंग को वहाँ पहुंचकर पता चली थी जब उसने यानली की आधी डायरी पढ़ी और वहाँ तक लिखा हुआ था, मतलब मैडम जिन और जिन ग्वांगशान की मौत तक उस डायरी में लिखा हुआ था। और बाकी चीज़ें जब वो जिन मैंशन पहुंचा तब वहाँ जिन जोशुआन और उसकी गर्लफ्रेंड यही सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। विंग, जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी क्योंकि अब तक वो जिसे नॉर्मल एक्सीडेंट समझ रहा था वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। और जिंगलिंग भी उस दिन सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि वो उस दिन उस कार में नहीं था, वरना वो छोटा सा बच्चा, इनफैक्ट जिन जोशुआन का बच्चा, उसी के हाथों मर जाता। विंग उस दिन तो वहाँ से चुपचाप निकल आया बिना जिन जोशुआन को ये समझे दिए कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। पर दूसरे ही दिन उसने कोर्ट में केस डाल दिया जिंगलिंग की कस्टडी के लिए, क्योंकि वो जिंगलिंग को इतने डेंजरस हाथों में नहीं रख सकता था। नोटिस जब जिन जोशुआन तक पहुंचा तब उसे समझ में आ गया कि विंग सच जान चुका है। पर ऑब्वियसली वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने स्ट्रांगली उस कोर्ट में केस को फाइट किया और ऑब्वियसली वो बायोलॉजिकल फादर था तो कस्टडी उसी के हक में जाने वाली थी। इनफैक्ट जिशवान ने कोर्ट थ्रू विंग और जिंगलिंग के मिलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, ये बोलकर कि विंग उसके बेटे का बुरा करना चाहता है, वो उसके लिए हार्मफुल है। विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था क्योंकि उसे अब कैसे भी करके अपने नेफ्यू को बचाना था, क्योंकि विंग को यह पता चल चुका था कि जिशवान अपने बच्चे से भी कोई प्यार व्यार नहीं करता। ना चाहते हुए भी विंग जिशवान के पास गया और उससे उसके बच्चे की कस्टडी मांगी। जिशवान, जिसने क्लियरली मना कर दिया और एक शर्त रखी, अगर विंग जिंगलिंग के पास ही रहना चाहता है तो क्यों ना वो जिशवान से ही शादी कर ले। विंग जो ऑब्वियसली ये नहीं करना चाहता था, पर विंग ने जब यानली के बच्चे को तड़पते हुए देखा, क्योंकि जिशवान को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। इनफैक्ट यानली के बच्चे को ठीक से वो खाना तक नहीं खिलाता था, इतने छोटे से बच्चे की जो अभी लगभग सिर्फ 1.5 ही साल का था, उसकी इतनी बुरी हालत देखकर विंग ना चाहते हुए भी जिशवान की शर्त मान गया और उसने कोर्ट में ही जिशवान से शादी कर ली। जिशवान ने पता नहीं ये मूव क्यों उठाया था, पर विंग उसकी घर में तो फिलहाल घुस चुका था क्योंकि उसे बस युआन का ख्याल रखना था, मतलब जिंगलिंग का। विंग महज तब 14 साल का था। यानली की डायरी पढ़कर विंग को पता चल चुका था कि जिशवान कितना बुरा इंसान है, पर ये उसे अब खुद को भी तो एक्सपीरियंस करना था ना। जिशवान जो विंग आदमी था इसलिए उसके साथ कुछ कर तो नहीं सकता था, मतलब उसे बॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे बस एक टॉय चाहिए था। पहले वो टॉय यानली थी और अब वो टॉय विंग बन गया। यानली ने जितना क्रूअल उस डायरी में जिशवान को लिखा था, जिशवान उससे भी 10 कदम आगे निकला। विंग, जिसे जिशवान बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता था, हमेशा उसे मारना, घर के सारे काम उससे कराना, इवन
जीशुआन को ये पता चल चुका था कि विंग एक अच्छा बिजनेसमैन है, तो अब विंग जियांग नहीं बल्कि जीन्स का भी बिजनेस संभालने लगा, साथ ही एक छोटे बच्चे को संभालना, और ये कम था कि जीशुआन का टॉर्चर सहना। घर के सारे काम विंग इसमें इतनी बुरी तरीके से थक जाया करता था कि दिन में 24 घंटों में वो सिर्फ 2 या 3 घंटे सो पाता था। पर इन सब चीज़ों से उसने युवान को दूर रखा था। युवान को उसके फादर का साया तक विंग नहीं सहने देता था, क्योंकि जीशुआन को अपने बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं थी। जीशुआन बाहर ड्रिंक करता, लड़कियों के साथ वक्त बिताता और घर आता और सारा फ्रस्ट्रेशन विंग पर निकालता। विंग की कोई गलती हो या ना हो, वो उसे हिट करता रहता, मारता रहता, बार बार उसे टॉर्चर करने लगता, और विंग सब कुछ चुपचाप सहता। जिन और जियांग्स को विंग एक साथ हैंडल कर रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था, पर उसे ये सब कुछ सहना था जिंगलिंग की वजह से। जिंगलिंग जो विंग को शियान शियान कहने लगा था। छोटा बच्चा था वो, विंग को ही उसने अपने पास देखा था, तो उसे अपनी मदर पता ही नहीं थी। ऑब्वियसली उसकी जहन में पहले से ही विंग ही था, तो विंग को ही वो अपनी मदर मानने लगा। रही बात जीशुआन की, तो विंग कभी भी जिंगलिंग को जीशुआन के सामने आने ही नहीं देता था, और जीशुआन को भी बच्चे की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस विंग से मतलब था। विंग उसका फ्री फोकट का टॉय सर्वेंट, उसकी बिजनेस को मैनेज करने वाला, हिडन सपोर्टर, सब कुछ बन चुका था। जीशुआन जिन फैमिली का बस फेस था, बिजनेस का बस फेस बन चुका था, बाकी सब कुछ वर्क विंग करता था। ऐसे ही वक्त गुजरा और अब जिंगलिंग 3 साल का हो चुका था और विंग करीबन ये टॉर्चर 2.5 साल से सह रहा था। विंग में जान बची ही नहीं थी। उसकी बॉडी पूरी तरीके से दर्द करती थी और वो पूरी तरीके से थक जाता था। फिर भी जिंगलिंग की वजह से वो सब कुछ सहता था। जिंगलिंग की परवरिश में विंग ने कोई कमी नहीं रखी थी। जिंगलिंग हमेशा अपने शियान शियान के साथ खुश रहता था। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि जीशुआन विंग के साथ क्या करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जीशुआन ये सब कुछ विंग के साथ रूम में करता था, जो जिंगलिंग नहीं देख पाया था आज तक। इसीलिए वो इन सब चीज़ों से बेखबर था। बच्चा ही तो था, अपने खेल में ही बिजी रहता था, और विंग इन सब चीज़ों का उसे पता लगाने भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। क्या बीतती उस पर। विंग किसी न किसी तरीके से उसे मैनिपुलेट कर देता। जब जिंगलिंग उसके फेस पर चोट देखता, छोटा बच्चा था तो उसे समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, तो जिंगलिंग को विंग मैनेज कर लेता। पर इनफ हो चुका था। कितना सह पाता विंग, खुद भी तो बच्चा था। तो उसने भागने का प्लान बनाया। इनफैक्ट वो उसमें सक्सेसफुल हो भी गया। एक बिजनेस मीटिंग के बहाने से विंग जिंगलिंग को लेकर बाहर निकला और वहीं से गायब हो गया। तब विंग महज 16.5 या 17 साल का था और जिंगलिंग उसके हाथ में था। उस दिन विंग बहुत होशियारी से भागा। उसने कुछ भी नहीं लिया, बस जियांग बिजनेस से वो जो कुछ भी मनी छुपा कर रखता था उसने उसी का यूज़ किया। उसने कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं लिए। जीशुआन उस तक पहुंच पाए ऐसा कोई भी क्लू विंग ने नहीं छोड़ा, और वो जिंगलिंग को लेकर वहां से भागकर एक छोटे विलेज में पहुंच गया, जिसका पता उसे कुछ दिन पहले ही लगा था। विंग वहां करीबन 6 मंथ तक रहा और वही जिंगलिंग के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने लगा। उसने अपना नाम बदल दिया। वो जियांग वुशियान था, इसलिए उसने अपना नाम विंग रख लिया और जिंगलिंग का नाम युआन। विंग उसके घर का नाम था, जो मैडम यू, फैंगमियान और यानली को पता था सिर्फ। इसीलिए जब मीटिंग हॉल में जीशुआन के साथ विंग मिला, तब लैन फैमिली ने उसे विंग कह के पुकारा, जो नाम जीशुआन जानता ही नहीं था। उसे वुशियान पता था, विंग नहीं पता था, जिस वजह से जीशुआन उसे पहचान नहीं पाया। हाँ, वो जीशुआन था जो उस वक्त लैन इंडस्ट्री में वो डील क्रैक करने आया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.